प्रिय छात्रों, देखिए ज्ञान विचार प्रकाश चैनल के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने देखा था, आपने कल उपन्यास हम लोगों ने देखा था और ये हुआ था कि कल से हम लोग चर्चा करेंगे आलोचना। तो देखिए, आलोचना से हम लोग आज चर्चा की शुरुआत करते हैं। यह गद्य साहित्य की बहुत प्रमुख, हिंदी गद्य की प्रमुख विधा है आलोचना। आलोचना का शाब्दिक अर्थ होता है किसी पदार्थ, तथ्य आदि की परख सही रूप से करना, उसे भली प्रकार देखना। क्या अर्थ हुआ? किसी भी पदार्थ, तत्व या वस्तु को सही रूप से परख करना, भली प्रकार से उसको देखना। देखिए, भली भांति देखने से किसी वस्तु के गुण दोष प्रकट होते हैं। जब हम किसी भी वस्तु को अच्छी तरह से देखते हैं तो उसके गुण भी दिखाई देते हैं और दोष भी दिखाई देते हैं। इसीलिए किसी साहित्य रचना का सूक्ष्मतापूर्ण अवलोकन करते हुए उसके गुण दोष को प्रकट करना उसकी आलोचना कहलाता है। यद्यपि भारतेंदु जी के समय में ही अनुदित पुस्तकों की समीक्षाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी, किंतु हिंदी आलोचना की अविच्छिन्न परंपरा की शुरुआत जो है द्विवेदी युग से ही प्रारंभ होता है। कालिदास की निरंकुशता में द्विवेदी जी ने गुण दोष दिखाने वाली शैली में भाषा और व्याकरण के दोषों का संग्रह किया है। इसी युग में मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न नाम से एक आलोचनात्मक निबंध प्रकाशित किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के युग दृष्टा आलोचक रहे हैं। शुक्ल ने साहित्य के सभी अंगों का सैद्धांतिक विवेचन करके एक पूर्ण साहित्य शास्त्र का निर्माण किया। बाबू श्याम सुंदर दास ने अपनी पुस्तक साहित्यालोचन में साहित्य सिद्धांत का और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने विश्व साहित्य में, उनकी पुस्तक है विश्व साहित्य, इसमें विश्व के साहित्य मुख्यतः अंग्रेजी साहित्य का गंभीर विवेचन किया। प्रगतिवादी युग के प्रमुख आलोचकों में शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा, अमृत राय, शमशेर बहादुर सिंह, इलाचंद जोशी, अज्ञेय, एक सीमा तक नलिन विलोचन शर्मा आदि मनोविश्लेषणात्मक आलोचना के प्रमुख लेखक हैं। आधुनिक साहित्य और नई कविता के आलोचकों में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान और डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर जगदीश गुप्त, लक्ष्मीकांत वर्मा के नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो अक्सर आपको इन नामों को ध्यान रखना है। रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, जगदीश चंद्र गुप्त, शमशेर बहादुर सिंह और लक्ष्मीकांत वर्मा, इलाचंद जोशी, अज्ञेय। अक्सर क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि इसमें कौन आलोचक है या कौन आलोचक नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें प्रमुख जो नाम है उसी को पूछता है। जैसे रामविलास शर्मा का नाम अक्सर पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है रामविलास शर्मा प्रमुख आलोचक हैं, नामवर सिंह प्रमुख आलोचक हैं, इलाचंद जोशी, शमशेर बहादुर सिंह, ये लोग प्रमुख रूप से आलोचक हैं और अक्सर इन्हीं का नाम पूछता है। जैसे रामविलास शर्मा का पूछ लिया, नामवर सिंह का पूछ लिया या शिवदान सिंह चौहान का पूछ लिया, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि अगली विधा है नाटक। हिंदी गद्य की नाटक एक प्रमुख विधा है। रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई
तथा पात्रों एवं संवादों पर आधारित एक से अधिक अंकों वाली दृश्यात्मक साहित्य रचना को नाटक कहते हैं। देखिए, एकांकी भी एक प्रकार का नाटक होता है, लेकिन उसमें एक अंक होता है। एकांकी में एक अंक, और जो नाटक होता है उसमें एक से अधिक अंक होते हैं। एक से अधिक अंकों वाली दृश्यात्मक साहित्यिक रचना को नाटक कहते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नाटक वस्तुतः रूपक का एक भेद है। नट का अर्थ होता है अभिनेता, अभिनय करने वाला, जो किसी की नकल कर सके, किसी दूसरे व्यक्ति के अनुसार अभिनय कर सके। तो नट अभिनेता से संबंध होने के कारण इसे नाटक कहते हैं। नाटक में ऐतिहासिक पात्र विशेष की शारीरिक एवं मानसिक अवस्था का अनुकरण किया जाता है। आज नाटक शब्द अंग्रेजी ड्रामा या प्ले का पर्याय बन गया है। हिंदी में मौलिक नाटकों का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। देखिए, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में नाटक का प्रारंभ कब हुआ? भारतेंदु युग में। और भारतेंदु युग कब है? तो आपको ध्यान रखना है कि 1857 से लेकर के और 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक के काल को हिंदी साहित्य में हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। और उसी भारतेंदु युग में नाटक का आरंभ माना जाता है। द्विवेदी युग में इसका अधिक विकास नहीं हुआ। छायावादी युग में जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया। जयशंकर प्रसाद ने बहुत सारे नाटक लिखे जो इतिहास से संबंधित थे। जयशंकर प्रसाद ने इतिहास के उन खंडों को, जिसका इतिहास में जो एक शून्यता की स्थिति आती है, उससे उन्होंने सामग्री जुटा करके और उस पर एक नाटक की रचना की। जैसे उनका एक नाटक है रामगुप्त। तो रामगुप्त का इतिहास में बहुत वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन उन्होंने वो वर्णन किया है कि चंद्रगुप्त का बड़ा भाई जो था रामगुप्त। इस तरह से उस नाटक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐतिहासिक नाटक उन्होंने लिखा। छायावादोत्तर युग में लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अस्क, सेठ गोविंद दास और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश आदि ने इस विधा को विकसित किया। नाटक के बाद हम आते हैं एकांकी पर। देखिए, एकांकी चर्चा हमने किया। नाटक का एक महत्वपूर्ण रूप एकांकी है। एकांकी किसी एक महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति या समस्या को आधार बनाकर लिखा जाता है और उसकी समाप्ति एक ही अंक में उस घटना के चरम क्षणों को मूर्त करते हुए कर दी जाती है। हिंदी में एकांकी नाटक का विकास छायावाद युग से माना जाता है। सामान्यतः श्रेष्ठ नाटककारों ने ही श्रेष्ठ एकांकी की भी रचना की है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित दीपदान, इसको आप पढ़े होंगे, रेशमी टाई, उपेंद्र नाथ अस्क का तौलिए, अंधी गली प्रमुख एकांकी हैं। एकांकी के बाद अगली जो विधा है वह है जीवनी। देखिए, हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है जीवनी, जिसमें किसी महापुरुष या विख्यात व्यक्ति के जीवन की घटनाओं, उसके कार्यकलापों तथा अन्य गुणों का आत्मीयता, औपचारिकता तथा गंभीरता से अभिव्यक्ति रूप में वर्णन किया जाता है। व्यवस्थित रूप में वर्णन किया जाता है। व्यवस्थित रूप में वर्णन किया जाता है। इसमें व्यक्ति विशेष के जीवन की छोटी से छोटी बात तथा बड़ी से बड़ी बात का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक उसके अंतरंग जीवन से परिचित ही न होता वरन तादात्म्य में भी स्थापित कर लेता है। जीवनीकार जीवनी में प्रायः उन स्थानों पर विशेष बल देता है
जिसके द्वारा पाठक प्रेरणा ग्रहण कर अपने जीवन को अधिक उन्नतशील बनाने में समर्थ हो सके। जीवनी का प्रमाणिक होना आवश्यक है। यह तभी संभव है जब जीवनीकार को उस व्यक्ति के जीवन के विभिन्न स्वरूपों, तथ्यों तथा घटनाओं का निजी तथा पूर्ण ज्ञान हो। जीवनी में जहाँ एक ओर इतिहास शैली जैसी प्रमाणिकता तथा तथ्यपूर्णता होती है, वहीं दूसरी ओर वह साहित्यिकता के तत्व से पूर्ण होती है। हिंदी में जीवनी साहित्य को समृद्ध करने वालों में गुलाब राय, रामनाथ सुमन, डॉक्टर रामविलास शर्मा, अमृत राय। इसमें देखिए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने जीवनी लिखा है किसका? निराला का, निराला की साहित्य साधना नाम से। और अमृत राय, हमने कल चर्चा की थी कि अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र थे और इन्होंने प्रेमचंद की जीवनी लिखी कलम के सिपाही नाम से, कलम का सिपाही या कलम के सिपाही। तो यह दो जीवनियाँ, एक और जीवनीकार का नाम आता है शरदचंद्र चटर्जी। आप देखते हैं कि आवारा मसीहा, यह जो है एक जीवनी है जो, तो इस तरह से आप जो है आपको ध्यान रखना है कि रामविलास शर्मा ने जीवनी लिखी है किसका? निराला की साहित्य साधना। और अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से जीवनी लिखी है किसकी? प्रेमचंद की। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है या कलम के सिपाही के लेखक कौन है? तो अक्सर लोग कलम के सिपाही का लेखक लिख देते हैं प्रेमचंद, जबकि प्रेमचंद नहीं है, उसके लेखक कौन? जीवनी का मतलब होता है कि किसी दूसरे के बारे में दूसरा व्यक्ति लिखे, उसको कहते हैं जीवनी। और आत्मकथा का अर्थ होता है कि अपने बारे में स्वयं लिखा जाए, उसको कहते हैं आत्मकथा। अब देखिए, अब ये विधा है, हम लोग देखते हैं आत्मकथा। जीवनी के बाद अब आते हैं आत्मकथा पर। यह विधा भी जीवनी के समान ही लोकप्रिय है। इसका लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा को पाठकों के समक्ष आत्मीयता के साथ रखता है। यह संस्मरणात्मक होती है। लेखक अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों तथा दशाओं में अनेक मानसिक तथा भावात्मक विकास की कहानी कहता है। उसका यह वर्णन उसके जीवन काल की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में होता है। वह अपने जीवन में घटी हुई महत्वपूर्ण तथा मार्मिक घटनाओं का ही क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत नहीं करता, वरन अपने जीवन पर पड़े हुए विभिन्न प्रभावों का भी उल्लेख करता चलता है। इसमें लेखक अपने जीवन की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथा सामाजिक घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है तथा यह भी बताता है कि अपने समय की विचारधारा को उसने क्या निजी योगदान दिया। महापुरुषों द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं पाठकों का मार्गदर्शन करती हैं तथा उन्हें प्रेरणा देती हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा इस दृष्टि एक महत्वपूर्ण कृति है। साहित्यिक आत्मकथाओं में हरिवंश राय बच्चन और पांडे वेचन शर्मा उग्र की कृतियाँ उत्कृष्ट मानी जाती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि यह जो है आत्मकथा। उसके बाद अब हम अगला जो है पत्र साहित्य, उसके बाद डायरी, फिर रेखाचित्र। तो इसकी चर्चा हम लोग जो है अब कल करेंगे। आज यहीं तक आपको देखना है। जो चीज़ें बताई गई हैं इसमें जो याद करने वाली चीज़ें हैं उसको आपको याद करना है, यह ध्यान रखिएगा। और आप जो है हरिवंश राय बच्चन का जो जीवनी है नीड़ का निर्माण फिर और बसेरे से दूर, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जीवनी अक्सर इसको पूछ लेता है। फिर कल की क्लास में अब हम लोग चर्चा करेंगे।